Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss I was discussing about the legal reasoning and will continue about the model questions. Is it clear? So let us start. Question number 1. That is, principle is to create a contract, there must be a common intention of the parties to enter into legal obligation. Is it clear? Now this is related with Indian Contract Act 1872. तो एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए पार्टीज़ की टू एंटर इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन. सोशल ऑब्लिगेशन इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर मस्ट बी लीगल ऑब्लिगेशन. और कॉमन इंटेंशन मीन्स कि पार्टीज़ के जो माइंड है वो मीट करेंगे एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस. दैट इज़ 21. नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स? ए एंड हिज वाइफ वर एंजॉइंग लीव इन इंग्लैंड. ठीक है, ए और उसके वाइफ छुट्टियों के लिए इंग्लैंड घूमने गए थे. अब वो वापस ए को मतलब हस्बैंड को वापस सिलोन आना था क्योंकि वो उनकी गवर्नमेंट जॉब थी. लेकिन वाइफ को ट्रैवल करने के लिए मना किया गया था ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस. ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस. तो इस वजह वाइफ को इंग्लैंड में ही रहना पड़ा. नाउ यहाँ पे क्या है, हस्बैंड ने प्रॉमिस किया है कि वो पर मंथ मेंटेनेंस के लिए वाइफ को 30 पाउंड भेजेंगे. नाउ उसने तो कुछ टाइम के लिए वो मनी उसको भेजे हैं मेंटेनेंस के लिए, पर आफ्टरवर्ड्स कुछ डिफरेंसेस अरोज हो गए और उसमें हस्बैंड ने मनी भेजना बंद कर दिए. नाउ हस्बैंड हैज़ एंड वेदर क्वेश्चन इज़ वेदर हस्बैंड हैज़ एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विद वाइफ और नॉट. अब यहाँ पे देखो उन्होंने कहा है कि एक लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, बट हेयर इज़ नथिंग लाइक दैट. देयर वाज नो ऑब्लिगेशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? देयर वाज नो ऑब्लिगेशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे क्या, जब वो लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं थी तो वाई हस्बैंड विल नॉट बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. सी, एंड दिस इज़ अ केस लॉ बल्फोर वर्सेस बल्फोर. एक आपका केस लॉ है बल्फोर वर्सेस बल्फोर, ये उसके फैक्ट हैं. सी, येस बिकॉज फर्स्ट इज yes because intention of the parties was to enter into a binding legal contract. No, because the common intention of the parties was not enter into binding legal contract. Cannot say from the above facts. So here answer is B option कि वो liable नहीं है क्योंकि यहाँ पे parties की common intention नहीं थी legal contract में enter होने के लिए. इसी क्लियर? Now 22nd प्रिंसिपल सेम है जो 21 का था कि आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए पार्टीज़ की एंड देन ओनली दे विल बी लीगल बाइंडिंग. नाउ सी व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस. हस्बैंड और वाइफ हैं, उन्होंने अपनी कंप्लेंट्स को विड्रू कर लिया, वापस ले लिया है. और वापस लेने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया था जिसमें हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी वाइफ को अलाउंस पे करेगा अगर वो to refrain from pledging his credit. Is it a husband and wife withdrew their complaints under an agreement by which the husband promised to pay her on allowance and wife to refrain from pledging his credit. Is it clear? See, अब यहाँ पे वो लीगल इंटेंशन थी या नहीं. Here you can say there is a legal intention. Is it clear? यहाँ पे आप कह सकते हो कि लीगल इंटेंशन है. क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इन्होंने अग्रीमेंट किया है. क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? वेदर दिस एग्रीमेंट इज़ वैलिड और नॉट. अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो ये एग्रीमेंट हुआ है कि ये वैलिड है या नहीं है. अगर ये एग्रीमेंट वैलिड होगा तभी आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज़ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो सी अब इसमें क्या है आपका, ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पे पार्टीज़ की जो इंटेंशन थी वो क्या थी, टू एंटर इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन. इज इट क्लियर? सी व्हाट आर द options. This agreement is a binding contract. There was a common intention to enter into a legal obligation. Agreement is not a binding contract as there was no such common intention. Cannot say. So here your answer is option A. This agreement is a binding contract as there was a common intention to enter into legal obligation. Next क्या है 23rd principle.
एन ऑफर नीड नॉट टू बी एन असर्टेन्ड पर्सन। ठीक है, कि जो ऑफ़र है, हमने ये कहा है कि ऑफ़र कम्युनिकेट होना चाहिए। वी नो दैट ऑफ़र शुड बी कम्युनिकेटेड। किसको? जिसको आप कर रहे हो, ऑफ़र कर रहे हो, उसको कम्युनिकेट होना चाहिए, मीन्स ऑफरी को। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि ऑफ़र नीड नॉट बी मेड टू अ सर्टेन पर्सन बट टू वर्ल्ड एट लार्ज, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड ओनली विद दैट पर्सन हु कम्स फॉरवर्ड एंड परफॉर्म्स द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल। इज इट क्लियर? तो क्या कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड एट लार्ज को हो सकता है। इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट जनरल ऑफर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट जनरल ऑफर्स। इज इट क्लियर? जनरल ऑफर्स की ये बात कर रहे हैं कि ऑफ़र ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक पर्सन को होगा, एक असर्टेन पर्सन को होगा, वर्ल्ड एट लार्ज को भी हो सकता है। एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड ओनली विद दैट पर्सन हु कम्स फॉरवर्ड। ठीक है, उस पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जो आगे आके आपकी कंडीशंस, जो ऑफ़र की कंडीशंस हैं, वो परफॉर्म कर रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं? जनरल ऑफ़र। एक होता है आपका स्पेसिफिक ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र मीन्स जहाँ पे आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो, इज इट क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। नाउ सी द फैक्ट्स। A company manufacturing smoke bowls offered by advertisement to pay £100 to anyone who contracts the increasing epidemic influenza, colds and disease caused to be taken cold after having used the ball according to the printed directions। ठीक है, उन्होंने एक मेडिसिन की दी थी। ये जो आपके फैक्ट्स हैं, इट इज़ ऑन अ इम्पॉर्टेंट केस कार्लिल। ये लेडी थी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। कार्बोलिक बॉल स्मोक कंपनी। ओके, नाउ इन दिस केस व्हाट हैपन्स? B used the influenza balls making according to the directions, but she nevertheless suffered from influenza, whether B was able to get £100 or not। अब यहाँ पे इन्होंने क्या है कि कंपनी ने क्या स्मोक बॉल्स ऑफ़र की थी एडवर्टाइजमेंट से, और उन्होंने कहा था भी £100 वो पे करेंगे अगर किसी को इन्फ्लुएंजा कोल्ड से सफ़र कर रहा है, और अगर उन्होंने उस अकॉर्डिंगली जो प्रिंटेड डायरेक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी ये बॉल्स यूज़ की है, ये मेडिसिन यूज़ की है, वो रिकवर हो जाएंगे। तो बी ने ये यूज़ की थी बॉल्स अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शंस, बट शी नेवरदलेस सफ़र्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना कि उसको इन्फ्लुएंजा सफ़र नहीं हो, तब भी उसने बॉल्स दी है। तो क्या बॉल्स यूज़ की है, तो क्या बी को £100 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इज़ इट क्लियर? बी को £100 मिलेंगे या ना नहीं मिलेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है कि नो, बिकॉज शी हैज़ नॉट इन्फॉर्म द कंपनी ऑफ हर इंटेंशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। नो, क्योंकि जनरल ऑफर्स में हमेशा है कि आप कंडीशन, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करोगे, उनको इन्फॉर्म नहीं करोगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सेकेंड, नो बिकॉज शी माइट हैव कॉट ड्यू टू अदर रीजन्स। नो, येस बिकॉज शी हैज़ परफॉर्म द कंडीशंस ऑफ proposal। So C is the answer। Next 24 to 26 का प्रिंसिपल देखो, ये दिया हुआ है 24, 25, 26 तीन क्वेश्चंस का प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दिया गया है। और वो क्या है? अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी को किसी के पोजेशन में नहीं है, एंड टेक सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ रिस्टोरिंग इट और प्रोटेक्टिंग इट कमिट्स नो ऑफेंस। इज इट क्लियर? तो उस प्रॉपर्टी को वो ले रहा है रिस्टोर करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कोई ऑफेंस नहीं कमिट कर रहा। उसने देखा ये प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी हुई है, किसी की पोजेशन में नहीं है, उसने वो प्रॉपर्टी ले ली है, और किस पर्पस के लिए ली है? उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पे उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। नाउ क्या है? पर देन ऑल्सो ही इज़ गिल्टी ऑफ ऑफेंस। अगर, लेकिन वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस कब होगा? अगर उसने अप्रोप्रिएट की है अपने यूज़ के लिए। अब देखो, अगर उसने उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, प्रॉपर्टी ली है, देन इट इज़ अ नो ऑफेंस। बट अगर उसने अपने यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट कर लिए, और जबकि उसके पास मीन्स थे, मेथड्स थे कि वो डिस्कवर कर सकता है ओनर को। इज इट क्लियर? ही हैज़ मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग दी ओनर। तो अब उसमें क्या? देन ही विल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। सो 24 का देखो क्या फैक्ट्स हैं।
24 A finds a rupee on हाई रोड, ए को रुपी मिला था हाई रोड पे, नोट नोइंग टू होम इट बिलोंग्स। ठीक है, अब उसको ये नहीं पता था कि वो किसको बिलोंग करता है। तो अब इसके ऑप्शंस भी आपको ऊपर दिए गए हैं, देखो येस नो कैन नॉट से। ए को 1 रुपया मिला था हाई रोड पे, अब उसको नहीं पता था कि ये रुपया किसका है। तो वेदर ही इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वेदर ही इज़ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस और नॉट, ऑब्वियसली नो। ठीक है, वहाँ पे क्या है नो, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं कहा है कि उसने अपने यूज़ के लिए ले लिया है। A finds a letter on the road, 25th, A finds a letter on the road containing a bank note, is it clear? A को एक लेटर मिला था रोड पे जिसपे कि बैंक, इसमें containing a bank note. From the directions and contents of the letter, he learns to whom the note belongs. He appropriates to his own use. अब यहाँ पे क्लियर है, उसको एक रोड पे लेटर मिला जिसमें कि बैंक नोट था, और वहाँ से उस डायरेक्शन से क्लियर हो रहा था कि ये लेटर किसको बिलोंग करता है, फिर भी उसने अपने यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट कर लिया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ही विल बी लाइबल। सो आपका जो ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं येस नो कैन नॉट से, आंसर विल बी येस, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। 26 A finds a purse with money not knowing to whom it belongs। ठीक है, ए को एक पर्स मिला था जो उसमें पैसे भी थे और उसमें कुछ क्लियर नहीं था कि ये पर्स किसको बिलोंग कर रहा है। ए ने क्या किया, डिस्कवर, ए फाइंड आफ्टरवर्ड्स डिस्कवर्स दैट इट बिलोंग्स टू जेड। बाद में उसको पता लगा कि ये पर्स किसका है, जेड का है, और अब उसने अप्रोप्रिएट कर लिया अपने यूज़ के लिए। तो अगेन ही विल बी लाइबल और नॉट, ऑब्वियसली ही विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस, क्योंकि उन्होंने अपने लिए यूज़ किया है, दैट इज़ ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? नाउ सी सेक्शन 27 एंड 28 में भी आपको प्रिंसिपल यहाँ दिया गया, सेम प्रिंसिपल है दोनों क्वेश्चंस के लिए। तो लेट अस सी, a contract to do an act which after the contract is made becomes impossible। ठीक है, a contract to do an act which after the contract is made becomes impossible। एक कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब पॉसिबल था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट से वो इम्पॉसिबल हो गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म कर सकते, तो वो क्या बन जाएगा, वॉइड, व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। इज इट क्लियर? एट द टाइम यू सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने एक थिएटर मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि यू आर गोइंग टू सिंग इन हिज थिएटर फॉर 2 nights एवरी वीक, सैटरडे संडे। अब क्या है, आपने सैटरडे को सिंग किया, लेकिन सैटरडे की शाम को उस थिएटर में आग लग गई है, तो वहाँ पे क्या है, इट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? A and B, now see the facts. A and B contract to marry each other before the time fixed for the marriage. A goes mad. A और B ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो शादी करेंगे, लेकिन अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ था शादी का, A मैड हो गया। तो वेदर दिस एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड और वैलिड और कैन नॉट से। देखो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे 3, तो उसमें क्या आपका आंसर क्या आना चाहिए कि जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, वैलिड है, कैन नॉट से। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अभी टाइम नहीं फिक्स हुआ था, वो पागल हो गया, तो ऑब्वियसली पागल के साथ शादी कौन करेगा, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, एग्रीमेंट इज़ वॉइड, दैट इज़ ए ऑप्शन। इज इट क्लियर? नाउ 28 देखते हैं, उसमें भी सेम प्रिंसिपल है। अ कम्युनिटी हॉल वॉज बुकड फॉर 2 days फॉर मैरिज पर्पस। ठीक है, कम्युनिटी बुक हॉल को बुक करवाया गया था 2 days के लिए फॉर मैरिज पर्पस, बट हॉल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंटल फायर बिफोर दी सेरेमनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एकदम से आग लगी है, एक्सीडेंटल फायर लगी है, अभी सेरेमनी परफॉर्म नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अगेन कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट आएगा एग्रीमेंट इज़ वॉइड। नेक्स्ट 29, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब ये आपका जो आ गया IPC का आ गया है, इंडियन पीनल कोड 1816। अब यहाँ पे और ये एक्सेप्शन है, वो क्या कह रहे हैं, प्राइवेट डिफेंस की। अगर आपने कोई एक्ट किया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप के सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वो क्या है, ऑफेंस नहीं होगा। अब इट मीन्स एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, जैसे आपको कोई मारने आ गया है,
ठीक है, आपकी गलती ने फिर भी आपको कोई मार रहा है तो अपने आप को बचाने के लिए आप उसको अगर मार रहे हो तो दैट इज़ नॉट एन ऑफेंस, इज इट क्लियर। तो अब ये जो है चाहे वो इवन है पर्सन हु आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे कि माइनर आ गया, इनसेन है, लुनाटिक है, वट एवर यू कैन से, तो अगर ये भी आप पे अटैक कर रहे हैं ऑल्दो दे डोंट नो कि व्हाट दे आर डूइंग, देन ऑल्सो यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर आप उनको अपने डिफेंस के लिए उनको मार रहे हो तो दैट इज़ नॉट एनी ऑफेंस। दिस राइट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू लॉफुल कॉजिंग द डेथ ऑफ द ऑफेंडर, ठीक है, ये जो राइट है क्या एक्सटेंड करते हैं, लॉफुली कॉजिंग द डेथ ऑफ ऑफेंडर, कि ऑफेंडर की आपको अगर डेथ भी हो सकती है अगर असॉल्ट इज रीजनेबल कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। सो व्हाट इट वांट्स टू से कि अगर जो आप पे अटैक कर रहा है आपको इससे लग रहा है कि वो आपकी डेथ कॉज कर सकते हैं, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकते हैं आपको, तो बदले में आप उसकी भी डेथ कॉज कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए। इज इट क्लियर। अब कोई आपको गन दिखा रहा है, ठीक है, अब आपको लग रहा है और उसका हाथ भी ट्रिगर पे है, ठीक है, अब आपको पता है कि वो आपको मारने वाला है, तो उससे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसको मार सकते हो। नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द 29 सी, राम वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, ओके, ही वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, एक आदमी बेगर को स्लैप कर रहा था, बेगर को मार रहा था फॉर हैविंग डर्टेड हिज कार। राम स्ट्रीट क्रॉस कर रहे थे और एक आदमी बेगर को मार रहा था क्योंकि बेगर ने उसकी कार गंदी कर दी थी। नाउ व्हाट हैपन, राम शॉट द मैन, राम शॉट द मैन, तो यहाँ पे क्या राम प्रोटेक्ट होगा या नहीं, वेदर ही कैन टेक द डिफेंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस और नॉट। तो यहाँ पे अब आपका क्या है कि वो प्रोटेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उसको ने वो किसी और को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए 29th क्वेश्चन का, दैट इज ही प्रोटेक्टेड, नॉट प्रोटेक्टेड बिकॉज राम्स ओन बॉडी वॉज नॉट इन्वॉल्व, नॉट प्रोटेक्टेड बिकॉज एक्ट वॉज नॉट कॉजिंग रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ठीक है। राम शॉट दी मैन, उसने मारा था। अब यहाँ पे क्या है, देखो प्राइवेट डिफेंस में जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या है, यू कैन प्रोटेक्ट योर बॉडी और द बॉडी ऑफ द अदर। यहाँ पे ठीक है, अगर उसको बेगर को वो बचाना चाहता था तो ही कैन स्लैप हिम, राम को वो स्लैप कर सकता था, सॉरी पर्सन को स्लैप कर सकता था, तो राम ने यहाँ पे उसको मार ही दिया है, तो यहाँ पे वो राम प्रोटेक्ट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि एक्ट वाज नॉट कॉजिंग रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, उसको बेगर को सिर्फ उसने स्लैप किया था और उसके बदले में वो उसको हटा सकता था, मार सकता था, लेकिन उसने क्या मर्डर कर दिया उसका। नेक्स्ट क्या है, कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर इफ़ द ऑफेंडर, अब ये भी आईपीसी का आ गया कि कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर इफ़ द ऑफेंडर वाइल इज डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन। अब यही प्रिंसिपल क्या है, सपोज मेरे को आपने किसी ने गुस्सा दिलवा दिया है, ठीक है, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन से एकदम से क्या है, मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने क्या उस बंदे का मर्डर कर दिया, तो इवन दैट इज़ नॉट अ मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर इफ़ द ऑफेंडर वाइल इज डिप्राइव्ड of the self-control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation. Now, what are the facts? Under the influence of passion of excited by the provocations given by Z kills Y, Z strike. Is it clear? Under the influence of passion excited by the provocation given by Z kills Y, Z strike. जेड ने प्रोवोकेशन दी है, ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दी है, जिसकी वजह से वाई को मारा गया जो कि जेड का बच्चा है। जेड ने किसी को प्रोवोक किया है और उसकी वजह से उस पर्सन ने जेड के बच्चे को मार दिया वाई को। नाउ वेदर जिसको इन्होंने जैसे ए को उन्होंने प्रोवोक किया था तो ए ने वाई जेड के बच्चे को मार दिया। नाउ वेदर ए इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर और नॉट। अब यहाँ पे ये है कि प्रोवोक किया था, ठीक है, हेयर ही हैज़ प्रोवोक्ड, सो सी दी ऑप्शंस की क्या होना चाहिए आपका आंसर। ए इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर, A is not guilty of murder because he was acting under provocation. Third, A is guilty of murder because the provocation was not from Y but from Z, his father. Is it clear? So answer is C option. Next, nothing is an offence which is done in the exercise of right of private defence
The right also extends to lawful causing the death of assailant if the offence which occasions the exercise of the right of private defence. कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जो किसने किया है इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. The right also extends to lawfully causing the death of assailant if the offence was which occasioned the exercise of right of private defense B. Now what will be the answer? अब यहाँ पे क्या है, अब आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पुट किया गया. देखो यहाँ पे सीधा एक प्रिंसिपल दिया गया है. उसके प्रिंसिपल जो दिया गया है वो क्या है, एन असॉल्ट विद रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. अगर आपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए किसी की डेथ कॉज कर दिया, एसेलेंट की डेथ कॉज कर दी है, और ऑफेंस है जो वो विच ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी एन असॉल्ट. अगर वो असॉल्ट है, अब असॉल्ट वो रीजनेबली कॉज क्या करता है, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. An assault which reasonable apprehension causes of rape, an assault which causes reasonable apprehension of kidnapping. तो इन केसेस में आप डेथ कॉज कर सकते हो एसिलेंट की. राइट इज़ अवेलेबल फॉर प्रोटेक्टिंग वंस बॉडी. अब इन केसेस में अपनी बॉडी को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो एंड द बॉडी ऑफ अदर ऑल्सो, प्रोवाइडेड दैट द असॉल्ट इज़ नॉट सेल्फ इन्वाइटेड. ठीक है. नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स? ए एंड बी वर फाइटिंग ओवर अ गर्ल. They were fighting over a girl. B took out a cycle. B ने साइकिल की चेन निकाली और A को मारा. A और B दोनों एक गर्ल के लिए लड़ रहे थे, एक लड़की के लिए लड़ रहे थे. B ने अपनी साइकिल चेन निकाली और A को हिट किया. नाउ A apprehending grievous hurt struck a knife through B's heart. Now whether A is protected under self private defense or not. A प्रोटेक्ट होगा या नहीं होगा, ये लेट अस सी दी ऑप्शंस. ऑप्शन से पहले आप ये बताओ कि वो प्रोटेक्ट होगा या नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल. तो यहाँ पे क्या है, ही विल नॉट बी प्रोटेक्टेड. ठीक है, वो प्रोटेक्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने साइकिल चेन से मारा था. वहाँ पे उसका कोई मर्डर नहीं कर रहा था, वो उसको कोई किडनैपिंग नहीं है, कोई रेप का नहीं बताया है, तो वहाँ पे कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वो प्रोटेक्ट नहीं होगा. लेट अस सी द ऑप्शंस. प्रोटेक्टेड, नॉट प्रोटेक्टेड बिकॉज द असॉल्ट वॉज ओकेजन बाय एज फॉल्ट इन पिकिंग अप अ फाइट, एंड नॉट प्रोटेक्टेड बिकॉज देयर वॉज नो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट. सो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बिकॉज द असॉल्ट वॉज ओकेजन बाय एज फॉल्ट इन पिकिंग अप अ नाइट. नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल? Wherein a criminal act is done by one person in furtherance of common intention of self and some others, each of the person is liable for the act in same manner as if it were done by each of them. अब यहाँ पे कि अगर क्रिमिनल एक्ट एक पर्सन ने किया है जिसमें कि कॉमन इंटेंशन सबकी थी, तो सारे पर्सन्स लाइबल होंगे उस एक्ट के लिए, उस मैनर के लिए एज कि सबने वो किया है. नाउ हेयर एक्स वाई जेड एंड पी डिसाइडेड टू कमिट डिकॉइटी. ठीक है, एक्स वाई जेड पी ये चार पर्सन हैं जिन्होंने डिसाइड किया था कि ये डिकॉइटी कमिट करेंगे. दे ब्रोक इनटू द एज हाउस फॉर सेड पर्पस. While they were committing the offence of dacoity, P shot A dead due to some rivalry. Now whether यहाँ पे सारे गिल्टी होंगे या सिर्फ P गिल्टी होगा. अब यहाँ पे देखो सिर्फ कॉमन इंटेंशन उनकी क्या थी, डेकॉइटी कमिट करना है, लेकिन अब डेकॉइटी को करते हुए P ने A को मार दिया है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ P ही गिल्टी होगा क्योंकि उनकी मर्डर करने की इंटेंशन नहीं थी किसी की भी. इज इट क्लियर? सो सी दी ऑप्शंस. X, Y, Z and P are guilty. Only P is guilty. एंड थर्ड ऑप्शन क्या है आपकी, P is guilty because he has committed the murder which was not their common intention. P is not guilty because dacoity was their common intention, not murder. तो यहाँ पे आप क्या आंसर आना चाहिए, C आना चाहिए. P is guilty because he has committed the murder which was not their common intention. Now 33rd. Whoever delivers to any other person as genuine any counterfeit currency which he knows to be counterfeit but which he did not know to be counterfeit at the time when he received is guilty of an offence. अगर कोई भी पर्सन किसी पर्सन को whoever delivers to any other person as genuine any counterfeit currency which he knows to be counterfeit but which he did not know to be counterfeit at the time when he received is guilty of an offence. ठीक है, अब काउंटरफिट करेंसी की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन किसी को काउंटरफिट करेंसी डिलीवर कर रहा है, उसे और पता भी था ये काउंटरफिट है, और
बट विच ही डिड नॉट नो टू बी काउंटरफिट एट द टाइम। उसको ये तो बाद में पता लगा था, जब उसको मिली थी उसको नहीं पता था कि ये काउंटरफिट करेंसी है, तो ही देन ऑल्सो ही इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। क्यों? क्योंकि उसके तब बाद में तो पता लगा ना, तो वो किसी और को क्यों दे रहा है। सी द फैक्ट्स। Mr. Ramchandran, he is a cashier in a school. Is it clear? तो one evening what happened, one evening उसकी वाइफ है मार्केट से वापस आ रहे थे, तो जब वो मनी काउंट कर रही थी, जब वो शी वॉज काउंटिंग दी रिमेनिंग मनी, मार्केट से आई कि कितना खर्च हुआ है वो काउंट कर रहे थे, तो मिस्टर रामचंद्रन ने नोटिस किया कि काउंटरफिट करेंसी नोट है 100 रुपीज़ का। तो उसकी वाइफ ने उसको बोला, अपने हस्बैंड को बोला कि उसने चेंज लिया था 500 रुपये का, 500 का ग्रॉसरी शॉप में चेंज दिया था, तो उस पर्सन ने ये नोट दिया है। तो मिस्टर रामचंद्रन है उसी शॉप में गए विद अ व्यू टू गेट रिड ऑफ द काउंटरफिट नोट। नाउ ही बॉयज़ अ शेविंग रुपीज़ देखो अब उसको पता लग गया था, यहाँ पे नॉलेज आ गई थी काउंटरफिट कॉइन है, फिर भी वो उसी शॉप में गए और कहा शेविंग क्रीम लेके आए वर्थ ₹32.50 और गिव दी काउंटरफिट नोट एट दी कैश काउंटर। कैशियर ने जब नोट इंस्पेक्ट किया और उसको ये रियलाइज़ हो गया कि ये काउंटरफिट है, तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। तो क्या मिस्टर रामचंद्रन है ही इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस और नॉट? तो ही इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, क्योंकि उसको जब वो दे रहे थे उनको पता लग गया था कि ये जो नोट है ये काउंटरफिट है, काउंटरफिट करेंसी है। सी द ऑप्शंस। Mr. Ramchandran is not guilty of an offence because they neither manufactured the counter nor did he circulate it with a view to deceive anybody. Mr. Ramchandran is not guilty because he was attempting to return the counterfeit note to the same person from whom he received. Mr. Ramchandran is guilty because he attempted to deliver a counterfeit currency note as genuine which he knows was counterfeit. Is it clear? तो आपका ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? थर्ड आएगा he is guilty because he attempted to deliver a counterfeit currency note as genuine which he knows was counterfeit. Is it clear? Now next, 34th क्या कहता है अब आपका? What 34th says? मिसरिप्रेजेंटेशन बाय वन पार्टी मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल बाय अदर। ठीक है, तो अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्वेश्चन है। मिसरिप्रेजेंटेशन आपको सेक्शन 18 में दिया गया है, जहाँ पे क्या कहा है कि अगर एक पार्टी ने मिसरिप्रेजेंट किया है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा। ऑल्दो वहाँ पे उसकी इंटेंशन नहीं है, उसको भी लग रहा है कि जो स्टेटमेंट उसने दी है वो स्टेटमेंट सही है, रेलिवेंट है, सही है, स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट नहीं है, तो दैट इज़ मिसरिप्रेजेंटेशन। Now see the facts. A goes to grocery shop of B when he frequently quite often for his requirement. ठीक है, एक ग्रॉसरी शॉप में गए जहाँ पे वो फ्रीक्वेंटली जाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को लेने के लिए, तो वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि मुझे 10 बैग चाहिए पुराने राइस के। तो बी जो शॉपकीपर है उसने कहा कि ये रहे वो चावल जिसके लिए आपने जो डिस्क्राइब किया उसके अकॉर्डिंग ये रहे आपके राइस। अब ए ने क्या किया, वो क्योंकि वो रिलाई कर रहा था शॉपकीपर पे, तो ए ने 10 बैग राइस के ख़रीद लिए बी से, और सब्सिक्वेंटली बाद में उसने डिस्कवर किया कि जो राइस है वो पुराने नहीं है, तो ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया। तो यहाँ पे क्या है, ए सक्सीड करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ए विल सक्सीड, क्योंकि उसने बी से किसका कॉन्ट्रैक्ट किया था कि पुराने चावल खरीदने हैं। ए ने स्पेसिफाई किया था वहाँ पे कि उसको कौन से चावल खरीदने हैं। सी द ऑप्शंस। A will not succeed because B did not promise him to supply old rice. A will succeed because B had agreed to supply the rice of A's specification. Third, A will not succeed because A should have verified the quality of rice himself. Now जब वो उन पर रिलाई कर रही हैं तो ऑप्शन आपका B आएगा कि A will succeed because B had agreed to supply the rice of A's specification. Is it clear? Next, 35. मास्टर इज़ लाइबल फॉर द रॉन्ग्स डन बाय सर्वेंट। ठीक है, अगर सर्वेंट ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर कोई रॉन्ग एक्ट किया है तो उसके लिए कौन लाइबल होगा? मास्टर इज़ लाइबल। सो ए है, एक पॉली क्लिनिक रन कर रहे थे, वेल इक्विप्ड विद ऑपरेशन थिएटर्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ। इज इट क्लियर?
एक पॉलीक्लिनिक वेल इक्विप्ड था, वो रन कर रहे थे विद ऑपरेशन थिएटर्स भी थे, सपोर्टिंग स्टाफ भी था। ना एस जो सर्जन था वो उन्होंने इस पॉलीक्लिनिक का यूज़ किया अपने पेशेंट्स को ऑपरेट करने के लिए। जब वो पेशेंट पी को ऑपरेट कर रहे थे और तो नर्स की नेग्लिजेंस की वजह से, जो कि पॉलीक्लिनिक में सपोर्ट स्टाफ थी, उस नर्स की नेग्लिजेंस की वजह से सर्जिकल नाइफ है वो पी के एब्डोमेन में ही रह गया। ठीक है, पी के एब्डोमेन में ही रह गया। एज अ रिजल्ट पी डेवलप्ड सेवरल कॉम्प्लिकेशंस। Advise P as to against whom, that is A or H, he should file the suit for damage. सर्जिकल नाइफ उसके एब्डोमेन में रह गया पी के, और जिसकी वजह से पी को बहुत कॉम्प्लिकेशन आई। तो नाउ अब आपको क्या है, पी को एडवाइस देना है कि वो ए के अगेंस्ट केस फाइल करेगा या एस के अगेंस्ट केस फाइल किया था जिसके लिए जो उसको डैमेजेस हुए हैं। नाउ देखो यहाँ पे अब जो हमारा प्रिंसिपल क्या था कि मास्टर इज़ लायबल फॉर द रॉन्ग्स डन बाय द सर्वेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हु विल बी लायबल, इज़ इट द ए और इज़ इट दी जो वो आपकी नर्स है वो लायबल है, कि ए लायबल होगी या वो नर्स लायबल होगी, दैट इज़ एस। उस नर्स का नाम यहाँ पे एस रखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे दोनों के दोनों ही लायबल होंगे। इज इट क्लियर? सी, ए शुड बी sued because N was the staff nurse in his polyclinic. S should be sued because he was responsible for whatever was done during the operation. Is it clear? तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नर्स भी लायबल होगी और डॉक्टर भी लायबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो स्टाफ नर्स थी यहाँ इस क्लिनिक में। और एस को हम क्यों स्यू करेंगे, जो सर्जन है उसको हम क्यों करें, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसने ऑपरेट किया है, उसको ध्यान से करना चाहिए था कि कुछ उसके एब्डोमेन में रहना चाहिए। इज इट क्लियर? सो हेयर योर आंसर वुड बी सी ऑप्शन, दैट बोथ ए एंड एस शुड बी लायबल। सो थैंक यू। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी कंटिन्यूइंग। थैंक यू।